हेलो। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज लेक्चर 1। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रेंड्स एक्चुअली हेरिडिटी है क्या। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे पी प्लांट जो कि मैंडल ने यूज़ किया था। फिर हम पढ़ेंगे जो हमारा जो साइंटिस्ट है मैंडल, हम उसके 2 लॉज फर्स्ट एंड सेकंड। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं हेरिडिटी से। हम इस लेक्चर में हेरिडिटी टॉपिक कवर करेंगे एंड लेक्चर 2 में हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या है? आप देखते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं और आप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आपके फादर्स में भी हैं और आपके मदर्स में भी हैं। सो द पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स हमारे जो फादर मदर हैं और ऑफस्प्रिंग्स यानी हम। सो हमारे और हम और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बीच में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। सो हम इसको जो हमारे ट्रेट्स पास हुए हैं, हम उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। आइए बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू हेरिडिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप एक टर्म है रिलेटेड किससे? जीन से। तो मतलब कि हमारे जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं उसके एक पूरे कंप्लीट सेट को हम जीनोटाइप कहते हैं। और इन जीनोटाइप की वजह से जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस में जो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, हम उसको कहते हैं फिनोटाइप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फादर थे और ये जो मदर थी, जब रिप्रोडक्शन के थ्रू उन्होंने एक ऑफस्प्रिंग जनरेट किया, तो ऑफस्प्रिंग के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं हाफ फादर के होंगे और हाफ मदर्स के। सो हम इसी को कहते हैं हेरिडिटी। अब बात करते हैं हम ट्रेट्स के बारे में जो हमारे रिप्रोडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। जो ट्रेट्स है फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं जो हम एनवायरनमेंट से गेन करते हैं। अब अगर सपोज़ किसी के फादर एक बहुत पतले हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो भी पतला हो और उसके मसल्स ना हो। सो जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के थ्रू आते हैं। अगर किसी के पास बाइसेप्स हैं तो वो उसने एनवायरनमेंट से गेन किए हैं, उसने ज़्यादा खा के या उसने ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज से एक्वायर्ड ट्रेट्स यानी कि जैसे कि बाइसेप्स गेन किए हैं। अब बात आती है इनहेरिटेड ट्रेट्स की। जो ट्रेट्स हाँ जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, हम उनको कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे कि कलर कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं हम, या फिर आप ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ कह सकते हैं। जैसे कि किसी के अगर पेरेंट्स को डिजीज़ है तो वही डिजीज़ उनके ऑफस्प्रिंग्स में होता है। तो ये सारे हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। आइए अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस होते हैं, तो कौन सी रिप्रोडक्शन में होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर वेरिएशंस फ्रेंड्स बिल्कुल मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए उसमें तो इतनी वेरिएशंस नहीं होती। पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग का जो जीनोटाइप है वो पेरेंट्स मतलब यानी मेल और फीमेल दोनों के कंट्रीब्यूशन से बना है। तो इसलिए इसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब बात करते हैं हम जॉर्ज मैंडल की। फ्रेंड्स ये बहुत ही नोबल साइंटिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट्स के साथ अपने इनहेरिटेंस के रूल्स को बनाने के लिए। सो मैंडल ने ऑब्जर्व किया कि जो करेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हमारे करेक्टर्स हैं, वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और इन पेयर्स को जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इन जीन्स को जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं एली। सो आइए देखते हैं कि मैंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मैंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया अपने इनहेरिटेड ट्रेट्स की स्टडी के लिए। सो पी प्लांट्स ही क्यों? फ्रेंड्स जो पी प्लांट है वो एक साल में 2 जनरेशन्स गेन कर सकता है। इसका मतलब कि जो मैंडल था उसके पास उसके पास इनफ टाइम था कि वो ऑब्जर्व कर सके बहुत सारी जनरेशन्स को। कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो होते हैं वो उसमें बड़ी आसानी से हम उनको पहचान सकते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो पी प्लांट में बहुत ही आसानी से होती है फ्रेंड्स। सो अब हम बात करते हैं कि मैंडल ने किया क्या था।
उसने पहले F1 जनरेशन के लिए उसने पी प्लांट में करेक्टर चूज़ किया, सपोज टॉल एंड शॉर्ट। तो इसमें जो टी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो करेक्टर्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, हम टी को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। सो ये है जीनोटाइप। और जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तब इसके अंदर जो हमारा रिसेसिव ट्रेट है वो हमारा हमेशा मतलब छोटा होता है और डोमिनेंट ट्रेट हमारा बड़ा होता है। तो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट हमारे वर्ड से ही पता लगता है कि वो डोमिनेट करता है, सो वो अपना एक्शन दिखाता है। जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपना करेक्टर तभी दिखाता है जब उसका जो साथ वाला पेयर है वो भी एक रिसेसिव ही हो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टी जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, जब ये आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तब हमारे पास ये चार चीज़ें आएंगी। कैपिटल टी ये तो दोनों ही हमारे डोमिनेंट है, तो फिर ऑफकोर्स प्लांट हमारा टॉल होगा। और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर जो कैपिटल टी है वो हमारा डोमिनेंट है, इसलिए वो स्मॉल टी को डोमिनेट करेगा, इसलिए प्लांट टॉल होगा। सेम इन द केस ऑफ दिस। बट जो ये वाला है इसके अंदर हमारे दोनों रिसेसिव ट्रेट हैं, सो जो हमारा करेक्टर होगा वो प्लांट शॉर्ट होगा। सो आई होप फ्रेंड्स यू गॉट इट। F2 जनरेशन में सारे प्लांट्स जो होंगे वो टॉल होंगे, बट उनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। उसका मतलब है कि वो सारे प्योरली टॉल नहीं होंगे। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने हमें क्या बताया कि जो शॉर्टनेस है F1 जनरेशन में वो हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते एक टॉल प्लांट को देख के। तो जो रेशो था इसका वो क्या था कि 3 बड़े थे 1 छोटा था, तो रेशो था 3:1। अब बात करते हैं हम मैंडल के फर्स्ट लॉ की। मैंडल का फर्स्ट लॉ उसका हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। ये लॉ कहता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास पेयर ऑफ एलीज हैं और एक पर्टिकुलर ट्रेट के। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तब जो इसमें जो ये रिसीव करता है वो सिर्फ इनमें से एक ट्रेट जाता है, एक ट्रेट नहीं जाता, मतलब हाफ जाते हैं। और जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, एक पर्टिकुलर जनरेशन पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। इस क्रॉस के अंदर जिसके अंदर 2 पेयर होते हैं करेक्टर्स के, उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था मैंडल का उसमें ये यूज़ किया गया था, जो कि अब हम पढ़ेंगे मैंडल्स का सेकंड लॉ। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो एलीज हैं, जो करेक्टर्स जो पेयर्स में प्रेजेंट हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स जो सेपरेट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था कि उसमें से हाफ जाता है। सो इसमें भी वो यही कहता है कि जो एलीज हैं वो उससे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, वो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं। तो इसमें जो हमारा 23rd पेयर होता है यानी कि लास्ट, अब वो मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंट होते हैं। मेल में होता है एक्स और वाई, मतलब कि एक्स भी अलग है और वाई अलग है। मदर में जो फीमेल है उसमें दोनों सेम होते हैं, एक्स और एक्स। सो फ्रेंड्स, जब एक मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करते हैं तब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि या तो हमारे पास जो फादर है उसका हमारा जो स्पर्म्स हैं उसके अंदर ट्रेट हमारा यूज़ हुआ एक्स, और मदर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसलिए एक्स। तो अगर एक्स और एक्स अगर कंबाइन होंगे तो जो बेबी होगा वो फीमेल होगा। और अगर फादर का वाई आ जाए, मदर का तो एक्स ही आएगा, और अगर फादर का वाई आ जाए तो हमारा जो बेबी होगा वो हमारा बॉय होगा। सो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा बेबी है उसका जो सेक्स है वो कैसा होगा, मेल होगा या फीमेल। फ्रेंड्स, एक वीडियो सर्च करी है मैंने, उससे हमें क्या पता लगेगा कि जो मैंडल का जो पूरा उसने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्चुअली था क्या, उसने ऐसा क्यों किया और उसके क्या रिजल्ट्स थे, और F2 जनरेशन में हमारा क्या रेशो रहा। आइए देखते हैं। These days, scientists know how you inherit characteristics from your parents. They're able to calculate probabilities of having a specific trait or getting a genetic disease according to the information they have from the parents and the family history. But how is this possible? To understand how traits pass from one living being to its descendants, we need to go back in time to the 19th century and a man named Gregor Mendel. Mendel was an Austrian monk and biologist who loved to work with plants. By breeding the pea plants he was growing in the monastery's garden, he discovered the principles that rule heredity. In one of the most classic examples, Mendel combined a purebred yellow-seeded plant with a purebred green-seeded plant, and he got only yellow seeds. He called the yellow color trait the dominant one, because it was expressed in all the new seeds. Then he let the new yellow-seeded hybrid plants self-fertilize, and in this second generation he got both yellow and green seeds.
which meant that the green trait had been hidden by the dominant yellow. He called this hidden trait the recessive trait. From those results, Mendel inferred that each trait depends on a pair of factors, one of them coming from the mother and the other from the father. Now we know that these factors are called alleles and represent the different variations of a gene. Depending on which type of allele Mendel found in each seed, we can have what we call a homozygous P, where both alleles are identical, and what we call a heterozygous P, when the two alleles are different. This combination of alleles is known as genotype, and its result, being yellow or green, is called phenotype. To clearly visualize how alleles are distributed amongst descendants, we can use a diagram called the Punnett square. You just place the different alleles on both axes, and then you figure out the possible combinations. Let's look at Mendel's P's, for example. Let's write the dominant yellow allele as an uppercase y, and the recessive green allele as a lowercase y. The uppercase y always overpowers its lowercase friend, so the only time you get green babies is if you have two lowercase y's. In Mendel's first generation, the yellow homozygous P mom will give each P kid a yellow dominant allele, and the green homozygous P dad will give a green recessive allele, so all the P kids will be yellow heterozygous. Then, in the second generation, where the two heterozygous kids marry, their babies could have any of the three possible genotypes, showing the two possible phenotypes in a 3-to-1 proportion. But even peas have a lot of characteristics. For example, besides being yellow or green, peas may be round or wrinkled. So we could have all these possible combinations: round yellow peas, round green peas, wrinkled yellow peas, and wrinkled green peas. To calculate the proportions for each genotype and phenotype, we can use a Punnett square too. Of course, this will make it a little more complex. And lots of things are more complicated than peas, like, say, people. These days, scientists know a lot more about genetics and heredity, and there are many other ways in which some characteristics are inherited. But it all started with Mendel and his peas. So, friends, I hope it was clear to you. It was like a summary for the whole heredity part. नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 2 में हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में. प्लीज़ वॉच. हैव अ नाइस डे.